खड़ा ही था कि तभी हवेली में फिर से घुंघरुओं की आवाज आने लगती है और वो आवाज रोहन की ओर बढ़ती जा रही थी। अरे कहाँ हो आखिर तुम? सामने भी आ जाओ। तभी एक सुंदर हाथ अचानक से रोहन का हाथ पकड़ लेता है, जो कि एक बहुत ही सुंदर लड़की का हाथ था। रोहन उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में खो गया था। रोहन शाम को ऑफिस से जा रहा था कि एक सुनसान रास्ते पर उसको अपने पीछे एक आहट सुनाई देती है। रोहन पीछे मुड़कर देखता है मगर वहाँ कोई नहीं होता। रोहन जिस रास्ते से गुजर रहा था वहाँ एक पुरानी हवेली थी। रोहन उसके सामने पहुँचते ही अपने आप ही रुक जाता है। ये तो वही हॉन्टेड हवेली है ना? मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। जैसे ही रोहन आगे बढ़ता है, हवेली के अंदर से एक मीठी आवाज आती है। रोहन, आओ मेरे पास। कहाँ जा रहे हो? इतनी प्यारी आवाज सुनकर वो उस ओर खींचा चला जाता है। तभी रोहन को होश आता है और वो उल्टे पांव लौटने लगता है। रोहन, कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, मुझे प्यार करो रोहन। इस बार रोहन खुद को रोक नहीं पाया और हवेली के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। रोहन उस आवाज से सम्मोहित हो चुका था। आखिर किसकी थी ऐसी आवाज जो किसी भी मर्द को अपने वश में कर लेती थी। तभी हवेली का दरवाजा धीमे से खुलता है और अंदर से एक मीठी सी हंसी की आवाज आती है। तो आ गए तुम रोहन, अब तुम ही मेरी प्यास बुझाओगे, आओ ना। तभी दरवाजे के बाहर एक हाथ रोहन की ओर बढ़ता है और उसे अंदर खींच लेता है। रोहन के अंदर जाते ही हवेली का दरवाजा जोर से बंद होता है। उस सुनसान जगह में रात के सन्नाटे में होने वाली सारी आवाजें किसी भूतिया फिल्म से कम नहीं लग रही थी। आखिर कौन थी वो सुंदर हाथों वाली लड़की जो ऐसे किसी अनजान लड़के को अपनी प्यार की प्यास बुझाने के लिए हवेली के अंदर ले गई। रोहन उस लड़की की आंखों में खोया हुआ था। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे हवेली के अंदर ले जाती है। आओ ना रोहन, आज हमारी सुहागरात है। आज तो मुझे जी भर कर प्यार करोगे ना? हाँ, मैं करूँगा ना, तुम्हें जी भर कर प्यार। और लड़की रोहन को अपने बेडरूम में ले जाती है जो बहुत सुंदर सजा हुआ था। फूलों की खुशबू से रोहन महक उठा था। हाय, आज तो मेरी रात जरूर रंगीन होने वाली है। रोहन देखता है कि वो लड़की तो वहाँ थी ही नहीं। तुम मुझे प्यार करने के लिए तैयार हो जाओ रोहन, मैं बस अभी आई। और रोहन ये सुनते ही जोश में आकर अपने कपड़े उतारकर बिस्तर में घुस जाता है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और रोहन के सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा होता है। वो लड़की छोटी नाइट ड्रेस में उसके सामने खड़ी हंस रही थी। मैं आ गई रोहन। और लड़की उछलकर उसके ऊपर बैठकर उसे प्यार करने लगती है। रोहन मदहोश था कि तभी वो अपने हाथ से लड़की के चेहरे पर से बाल हटाता है और जैसे ही वो बाल हटाता है उसकी जान मुंह में आ जाती है। वहाँ कोई हुस्न की मलिका नहीं बल्कि एक चुड़ैल बैठी थी जो उसे अपनी हवस के जाल में फंसा रही थी। रोहन चुड़ैल को देखकर उसे धक्का मारता है मगर वो कहाँ ही हटने वाली थी। रुक जाओ रोहन, मुझे प्यार तो करो अभी। और चुड़ैल रोहन से प्यार करने लगती है और उसके सीने को दबाकर उसके ऊपर उछलने लगती है। चुड़ैल के इतने भयंकर कूदने से रोहन तड़प तड़प कर मर जाता है और चुड़ैल उसका हाथ काट लेती है जिसमें से खून टपक रहा होता है। मर्द का खून बहुत मीठा होता है। और चुड़ैल जैसे ही वो खून पीती है जोर से थूक देती है। तू नहीं, तुम भी वो नहीं हो। मेरी तलाश अभी भी अधूरी है। कब पूरी होगी मेरी तलाश? और चुड़ैल गुस्से से रोहन की लाश पर नाखूनों से वार करती है और उसे उठाकर गायब हो जाती है। हवेली का दरवाजा फिर से खुलता है और ठक ठक की आवाज से रोहन की मुंडी लुढ़कती हुई बाहर आती है।
तभी उस पर चुड़ैल अपना उल्टा पाँव रखती है और जोर से उस मुंडी को लात मारकर फेंक देती है। तो इस हवेली में ये हुआ मेरे साथ। ये चुड़ैल कौन थी और आखिर कैसे शांत होगी इसकी प्यार की भूख जानने के लिए आप सब भी आइए इसी हवेली में इसका राज जानने। चुड़ैल फिर से हवेली के अंदर आ जाती है और दरवाजा बंद करते हुए मुस्कुराती है। मैं हूँ एक भूखी चुड़ैल। क्या आप लोगों के पास उस लड़के का पता है जिसका दिल खाकर मुझे शांति मिलेगी? अगर पता है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और अपनी इस चुड़ैल को भी अधिक प्यार करें। हवेली के पास छिपकर कोई ये सब देख रहा था, मगर आखिर ये चुड़ैल किसकी तलाश में है जो इसकी हवस का शिकार बनने वाला होगा? सेक्शन 8 पहले से ही अपनी डॉक्यूमेंट्री सबमिट करा चुका है, मगर सेक्शन भी एकदम ही नालायक है। मैं तुम सबको 7 दिन का समय और देता हूँ, या तो अपनी डॉक्यूमेंट्री लेकर आओ वरना इस बार तुम सब फेल हो। ये सुनते ही क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। टीचर गाइस, लगता है इस बार मैटर बहुत सीरियस हो गया है। हाँ यार, लगता है अब तो काम करना ही होगा। मगर आखिर हम लोग करेंगे क्या? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सब मिलकर एक हॉरर फिल्म शूट करें? ये सुनते ही सबकी आंखों में चमक आती है। मगर हम भूत अब कहाँ से लेकर आएंगे? तभी रागिनी बोल पड़ती है। दोस्तों, मुझे एक जगह पता है जिसके बारे में मुझे मेरी दादी बताया करती है। यहाँ से थोड़ी दूर खन्यारा नामक एक कस्बा है, वहाँ हमें कुछ मिल सकता है। रागिनी की बात सुनते ही सब खुश होते हैं। एक मिनट, क्या नाम बताया तुमने? खन्यारा? ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? दोस्तों, मैंने भी इसके बारे में बहुत सी कहानियां सुनी है और वहाँ मेरे मामा भी रहते हैं, तो हम वहाँ चल सकते हैं। रागिनी, सूरज, तुम दोनों भी चल रहे हो ना? अगर सूरज चलेगा तो मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, वैसे भी मुझे तुझ जैसी नकचड़ी लड़की के साथ जाने का कोई शौक नहीं है। कम ऑन गाइस, अब ऐसे मत करो, हम सब फ्रेंड्स ही तो हैं और मिलकर फिल्म बनाएंगे तो जल्दी काम होगा। मगर मुझे ये सब सही नहीं लग रहा, एक हॉन्टेड जगह पर जाना गलत डिसीजन है यार। शुभम की बात सुनकर सब उसका मजाक बनाते हैं। ओहो फट्टू कहीं के, आज के जमाने में भूत की बातों से डर रहे हो? और वैसे भी अब उस जगह को टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेट्स गो टू दी खन्यारा। हवेली में कांच के सामने बैठी चुड़ैल बाल संवार रही थी। तभी वो आईने में खुद के चेहरे के पास जाकर उसे सूंघती है। आओ, जल्दी आओ, मुझे प्यार चाहिए, मेरा शरीर तड़प रहा है उसके लिए। और चुड़ैल अपनी मुंडी चारों ओर जोर जोर से घुमाते हुए हवेली के दरवाजे पर जाकर उल्टी लटक जाती है। सातों दोस्त खन्यारा के लिए निकल जाते हैं। अच्छा रवि, मुझे भी ज्यादा नहीं पता खन्यारा के बारे में, मगर आखिर क्या है वहाँ ऐसा? वहाँ एक चुड़ैल है। चुड़ैल? कैसी चुड़ैल? सो फनी। कामिनी चुड़ैल। हाँ, पर कहा जाता है कि वहाँ की हवेली में आज भी भटकती है और जवान मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाकर खा जाती है। ओह शिट, इसका मतलब वो इस रागिनी को नहीं खाएगी? हाँ, नहीं, पर तुम्हें जरूर खा जाएगी। सब लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी के आगे कोई आ जाता है और सूरज जोर से ब्रेक लगाता है और सबको झटका लगता है। तो आप सब आ गए कामिनी की कहानी देखने को? तो अब किसका इंतजार कर रहे हो? इसे शेयर और लाइक करें। और हाँ सुनो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चुड़ैल यहाँ भी खून पीने आ जाएगी। ऐसी डरावनी कहानियों से प्रेरित हॉरर कहानी का मजा लेने के लिए जुड़े रहें आपके अपने भूतिया चैनल SSG एनिमेशन हिंदी से। आ गए कामिनी के हुस्न में फंसकर आप सब भी? अब आ ही गए हैं तो आखिरी तक देखे बिना ही जाना नहीं, वरना कामिनी को पसंद है इंसानी खून पीना।
सूरज की गाड़ी के आगे अचानक से कोई आ गया था, जिससे सूरज और बाकी लोगों को झटका लगता है और कार में बैठी हुई रागिनी सूरज के ऊपर आकर गिरती है और शर्माकर पीछे हट जाती है। गाइस, क्या कोई अभी हमारी गाड़ी के नीचे आया क्या? और सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सड़क पर एक बूढ़ी औरत उल्टी पड़ी नजर आती है, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। गाइस, लगता है हमने किसी बुढ़िया को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया है। अब क्या होगा? तभी शुभम को वहाँ से कुछ लोग उनकी ओर आते हुए नजर आते हैं। सूरज, लगता है उन लोगों ने हमें देख लिया है। मैंने कहा था ना कि यहाँ नहीं आते हैं। मुझे तो ये पूरी की पूरी जगह या भूतिया लग रही है। आओ शुभम, ऐसे डरो मत, मेरा हुस्न तुम्हारा इंतजार कर रहा है शुभम। चुड़ैल की मीठी आवाज शुभम के कानों में जैसे ही पड़ती है, उसका दिमाग फिर जाता है। कोई बात नहीं दोस्तों, इसी एडवेंचर में तो मजा है। एक काम कर सूरज, गाड़ी से सब लोगों को भी उड़ा दे। सब लोग शुभम को आश्चर्य से देखते हैं। तभी सैम शुभम का कंधा थपथपाता है, जिससे शुभम चुड़ैल की हवा से बाहर आता है। वो लोग आ रहे हैं सूरज, कुछ करो। और शुभम पीछे झांक कर देखता है तो वो बुढ़िया औंधे मुंह अभी भी सड़क पर ही पड़ी थी। सब लोग शुभम को पागल समझकर ध्यान ही नहीं देते हैं। गाड़ी वहीं खड़ी थी और लोग उनकी ओर बढ़ रहे थे। तभी वो उनकी गाड़ी के पास आकर कांच खटखटाते हैं। बेटा, इस सुनसान जगह पर तुम सब क्या कर रहे हो? वो हम सब शहर से आए हैं, यहाँ कुछ दिन रहने। अच्छा, लगता है तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है, मगर अभी यहाँ तो कोई भी मैकेनिक नहीं मिलेगा। यहाँ से 400 मीटर दूर एक छोटी दुकान जरूर है। जी शुक्रिया। ध्यान रखना बेटा, और उससे बचकर रहना। तुम सभी जवान भी तो हो। किससे? कामिनी से। यूं बोलते ही दूसरा आदमी उसे चुप करा देता है। चुप हो जाओ। ऐसा कहते हैं कि यदि उसका नाम लिया जाता है तो उसकी ताकत अधिक बढ़ जाती है। वो चुड़ैल तुम जैसे जवान मर्दों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर हवस का शिकार बनाती है। अब सब घबरा चुके थे और वो दोनों आदमी भी जा चुके थे। तभी शुभम फिर से मुड़कर देखता है तो वहाँ वो बुढ़िया थी ही नहीं। सब चौंक जाते हैं, मगर सूरज फिर से गाड़ी शुरू करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो गाड़ी शुरू करता है, गाड़ी झटका मारती है, जिससे रागिनी उसकी बाहों में फिर से आकर गिरती है। सूरज और रागिनी की नजरें मिलती हैं। गाइस, ये क्या है? अंजलि गाड़ी के सामने इशारे से दिखाती है तो वो बुढ़िया इस बार उनकी कार के ठीक सामने उल्टी पड़ी हुई थी। ये क्या भला है यार? मगर सूरज और रागिनी इस बात से बेखबर एक दूसरे की बाहों में थे। सूरज रागिनी के चेहरे से उसके बाल हटाता है और रागिनी जैसे ही मुस्कुराती है, सामने पड़ी बुढ़िया में से जोर से एक चीख निकलती है। बुढ़िया की चीख से आसपास का जंगल भी सहम गया था। तभी वो भागते हुए आती है और उछलकर उनकी गाड़ी पर आकर चिपक जाती है। बुढ़िया की शक्ल बहुत भयानक थी, जैसे कोई चुड़ैल हो। आंख मोटी मोटी, चेहरे पर झुर्रियां, आधे दांत काले आधे पीले, काले कपड़े और बिखरे बाल। बुढ़िया सूरज की ओर देखकर जोर से बोलती है, दूर रहे उससे। अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो दूर रहे उससे। किससे? तभी बुढ़िया रागिनी की ओर इशारा करते हुए कहती है, नंदिनी से। कौन नंदिनी? और वो अचानक से गाड़ी से कूदकर जंगल में भाग जाती है। ये क्या था यार? क्या हमें अभी भी ये फिल्म बनानी चाहिए? सच बताओ, मेरी तो अभी से हवा टाइट हो गई है। और उन सबको वही दो आदमी वापस आते हुए नजर आ रहे थे। काका, अभी एक बुढ़िया मिली थी हमें। वो बुढ़िया, वो तो गांव की पागल औरत है। आप लोग आइए, हमारे गांव में आपका स्वागत है। और वो दोनों चले जाते हैं। सूरज, एक काम कर, तू यहीं रुक। मैं और अंजलि जाकर मैकेनिक को ढूंढ कर लाते हैं। और दोनों वहाँ से गांव की ओर जाते हैं।
थोड़ी दूर चलते हुए सैम अंजलि से बात करने लग जाता है, मगर अंजलि सैम की एक भी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। अंजलि, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? उस पागल बुढ़िया की बातों से डर गई है क्या? अच्छा, तुझे गेम सूझ रहा है। चल पहले मैकेनिक ढूंढते हैं, फिर गेम भी खेलेंगे। क्या नाम था उसका? कामनी चुड़ैल वाला। और सैम को मैकेनिक की दुकान दिख जाती है। सैम हाथ जरा सा पीछे लेकर अंजलि का हाथ पकड़ता है और साथ लेकर चलने लगता है, मगर अंजलि किसी पत्थर से कम भारी नहीं लगती है। सैम बहुत कोशिश करता है, मगर अंजलि हिल भी नहीं पाती। तभी घबराया हुआ सैम टेढ़ी नजर से अंजलि के पांव की ओर देखता है, जो कि उल्टे थे। ये देखते ही सैम जोर से चीखता हुआ मुड़ता है, तो पीछे तो कोई था ही नहीं। मम्मी, भूत! सैम की आवाज मैकेनिक के कानों तक पड़ती है, मगर तब तक सैम डरता हुआ भागने लगता है। सैम दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास जाता है। क्या हुआ सैम तुझे? सूरज, वो अंजलि भी एक चुड़ैल है, मैंने अभी देखा। तभी अंजलि गाड़ी में से बाहर झांकती है। बताऊं तुझे कि ये चुड़ैल क्या कर सकती है तेरा, इडियट कहीं का। तू यहाँ कैसे आई? सैम, तुम अंजलि की गाड़ी से उतरने से पहले ही अकेले ही गांव के अंदर चले गए थे। हमने पीछे से तुम्हें बहुत आवाज भी लगाई, मगर तुमने एक न सुनी। मगर ये कैसे हो सकता है? और सैम फिर से याद करता है। बुढ़िया दूर खड़ी ये सब देख रही थी। जो दिखता है वो नहीं होता। जिस कहानी को ये सब बनाने आए थे, वो कहानी तो सालों पहले ही कामिनी लिख चुकी है। मैं और अंजलि गांव के अंदर जाते हैं। हाँ ठीक है। सैम गाड़ी से उतरता है, मगर जैसे ही अंजलि उतरने लगती है, उसका दरवाजा खुलता ही नहीं है और अचानक गाड़ी के बगल में एक काली परछाई आ जाती है, जो सैम के साथ चलने लगती है। अरे सैम, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो अभी उतरी ही नहीं, रुको तो। मगर सैम चला जाता है और वो काली परछाई अंजलि का रूप ले लेती है। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी पीछे से कोई आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो डरता हुआ मुड़ता है, तो पीछे मैकेनिक खड़ा था। साहब जी, मैंने आपको देखा था। लगता है आपकी गाड़ी खराब हो गई है। कब देखा था और कौन था मेरे साथ? आप तो अकेले ही थे साहब जी। फिर आप वहाँ दुकान के बाहर आकर उल्टे पांव ही भाग गए थे। सैम ये सुनकर समझ जाता है कि ये सब उसका वहम ही था और मैकेनिक उनकी गाड़ी ठीक करने लगता है। सॉरी साहब जी, ये तो अभी ठीक नहीं होगी। एक काम करो दोस्तों, हम पैदल ही चलते हैं। और सारे दोस्त अपना सामान उठाकर गांव के अंदर चले जाते हैं। रुको गाइस, मेरे मामा जी का मकान आ गया। और रवि और बाकी लोग भी वहां चले जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, तुम सब हमारे गांव में आए, यही बड़ी बात है, वरना आजकल शहरों के बच्चे तो बस। लेकिन मामा जी, हम चाहते हैं कि हम किसी होटल में रुकें, ना कि आप लोगों पर बोझ बने। और सूरज की जिद देखकर रवि का मामा मान जाता है। बेटा, हमारे गांव की हवेली टूरिस्ट प्लेस है, तुम वहां रह सकते हो। और सातों लोग हवेली की ओर निकल जाते हैं। जैसे जैसे वो हवेली के करीब जा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आने वाली हो, और सब हवेली के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या मस्त महल जैसी हवेली है यार। कहाँ हम मामा की झोपड़ी में रहते और कहाँ ये आलीशान हवेली। तभी अचानक से हवेली का दरवाजा थोड़ा सा खुलता है। तभी संजू की नजर जंगल में पेड़ के पीछे खड़ी उस डरावनी बुढ़िया पर जाती है। गाइस, देखो, वो वहाँ। मुझे तो यही चुड़ैल लगती है यार। अचानक हवेली के अंदर से घुंघरू की आवाज आने लगती है। सब लोग डरते हुए अंदर झांकते हैं और अचानक से दोनों दरवाजे जोर से खुलते हैं। जानते हो क्या है कामिनी का राज? अगर नहीं जानते तो जाओ आप सब भी हवेली के अंदर।
अगर कामिनी चुड़ैल के बारे में सब जानना है तो देखिए हमारी ये डरावनी कहानी केवल SSG एनिमेशन हिंदी पर। मैं जानती हूँ आप सभी बेताब हैं कामिनी के हुस्न को देखने के लिए, मगर इसके लिए आपको बदले में मुझे कुछ देना भी होगा। क्या? आपका प्यार और सब्सक्राइब। अब देखिए हवेली का दरवाजा खुलता है और अंदर से घुंघरुओं की आवाज आने लगती है। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। सूरज देखता है कि एक जलता हुआ लैंप किसी ने पकड़ रखा है और वो सामने से चलकर उनकी ओर आ रही है। सब लोग उधर देख रहे थे कि तभी वो पागल बुढ़िया पीछे से आकर रागिनी का हाथ पकड़ लेती है। रागिनी डरते हुए सूरज का हाथ जोर से पकड़ लेती है। ये क्या भला है यार, मैं तो जब से यहाँ आई हूँ ऐसी ही चीजें देख रही हूँ। मेरी बात मानो, शुभम ठीक कह रहा था, वापस चलते हैं। अरे छोड़ बुढ़िया, मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है गाइस, अब हम फिल्म शहर में ही बना लेंगे। वैसे भी आज का दिन तो खराब ही हो गया, 6 दिन में सर को वीडियो भी तो देना है। मगर बुढ़िया रागिनी का हाथ नहीं छोड़ती है। हवेली के भीतर चलकर आ रहा वो लैंप भी अपनी जगह रुक चुका था। अचानक वो बुढ़िया रागिनी का हाथ छोड़कर थोड़ा दूर हट जाती है। रागिनी चलो जल्दी। और रागिनी जैसे ही कदम आगे बढ़ाती है वहाँ जोर से हवा चलने लगती है और तभी वो बुढ़िया जोर से चिल्लाती है, रुक जा, नंदिनी। और रागिनी पलटकर देखती है तो वो बुढ़िया रागिनी के कान में आकर कुछ खुसफुसाती है। और बुढ़िया की खुसफुसाहट सुनते ही रागिनी के पांव एकदम रुक जाते हैं और बुढ़िया भी हंसते हुए किसी जानवर की तरह चारों हाथ पांव के बल आकर जंगल में भाग जाती है। चलो रागिनी चलो, रुक क्यों गई, जल्दी चलो। नहीं दोस्तों, तुम इन चीजों से डर रहे हो। हम इस पुरानी हवेली तक आए हैं, कम से कम इसे देखकर तो जाएंगी ही। ये सुनते ही बाकी लोगों में भी जोश पैदा हो जाता है और सब हवेली के अंदर फिर से झांक कर देखते हैं। तभी वहाँ रोशनी जलती है और हवेली के अंदर एक सुंदर सी पतली कमर वाली लड़की खड़ी होती है जो उन सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। आपको दौलत काका ने भेजा है क्या? हाँ हाँ, हमें मामा जी ने ही भेजा है। आइए, मेरा नाम गौरी है। बड़ा ही प्यारा नाम है। गौरी और सूरज दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और सब लोग हवेली के अंदर चले जाते हैं सिवाय रागिनी के। तभी गौरी रागिनी के कंधे पर हाथ रखती है और रागिनी चौंक कर उसकी ओर देखने पर बस उसे देखती ही रह जाती है। गौरी सच में बहुत ही सुंदर थी। क्या हुआ, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो बुढ़िया वहाँ जंगल में से हमें देख रही है। गौरी उसे देखते ही घबरा जाती है और रागिनी का हाथ पकड़कर उसे हवेली के अंदर ले जाती है और घबराते हुए दरवाजा बंद कर लेती है। अब सब अंदर आ चुके थे। क्या हुआ? आप सब अंदर महफूज हैं, बस बाहर मत जाना। उस पागल बुढ़िया पर चुड़ैल का साया है। पर मामा ने कहा था कि सब ठीक है यहाँ। हाँ, यहाँ सब ठीक है। 6 महीनों से कोई चुड़ैल नहीं दिखी, मगर शायद उसने गांव के बाहर से ही आप जवान मर्दों का पीछा कर लिया होगा। मगर आप फिक्र ना करें, वो यहाँ नहीं आ सकती है। और सब हवेली को चारों ओर नजर फैलाकर देखते हैं। यार ये हवेली तो एकदम महल जैसी है, क्या ये आपकी ही है? नहीं तो, मैं यहाँ काम करती हूँ। तभी एक कुबड़ निकला हुआ बूढ़ा वहाँ पानी के ग्लास लेकर आता है। बाबा आप? वो मेरे बाबा हैं बहादुर। गांव वालों ने मुझे और बाबा को यहाँ की देखभाल के लिए रखा हुआ है। आप सब अब अपने अपने कमरों में जाकर आराम कर लीजिए। आइए साहब जी, आपको आपके कमरे दिखा देता हूँ। लड़कियाँ ऊपर की मंजिल में रहेंगी और लड़के नीचे। और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यार बहुत थक गई हूँ, अब नहा लेती हूँ।
और अंजलि बाथरूम के गेट को छू रही होती है कि तभी उसे अंदर से गुनगुनाने की आवाज आती है। ला 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 ला। कौन है? कोई अंदर है क्या? मैं दरवाजा खोल रही हूँ। और अंजलि जैसे ही दरवाजा खोलती है देखती है शावर के नीचे कोई और नहीं बल्कि अंजलि खुद ही खड़ी होती है। दूसरी अंजलि दरवाजे की ओर खड़ी होकर नहाते हुए अंजलि की ओर देखती है और मुस्कुराती है। आओ अंजलि, मेरे साथ नहाओ। बाथरूम में खड़ी अंजलि की ओर अपना हाथ बढ़ाती है। ये सब देखते ही अंजलि का तो होश उड़ जाता है और वो जोर से चीखते हुए वहीं बेहोश हो जाती है। अंजलि के बेहोश होते ही दो हाथ आकर अंजलि को बाथरूम के अंदर खींच लेते हैं और दरवाजा बंद कर देती है। मजा आ रहा है ना? अब बारी किसी चिकने से मर्द की है। रवि, शुभम और संजू नहाकर हवेली के दर्शन पर निकलते हैं। यार, ये कितनी औसम जगह है। हम तो ऐसे ही डरकर वापस जा रहे थे। हाँ, वैसे भी उस लड़की ने कहा है ना कि जब तक हम इस हवेली के अंदर हैं तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बाहर घूम रही चुड़ैल भी नहीं। ओ कम ऑन शुभम, तू अभी भी उस पागल बुढ़िया के बारे में सोच रहा है? तभी संजू एक तस्वीर के पास आकर खड़ी होती है। रवि देख, इधर आ, इस पर क्या लिखा है? रवि और शुभम दोनों देखते हैं कि वो तस्वीर 100 साल पहले की थी जिस पर बहुत सारे नाम भी लिखे थे। लगता है ये हवेली के राजा और उसके परिवार की फोटो है। और वो आगे चले जाते हैं। संजू आगे चलते हुए एक बंद दरवाजे के ऊपर हाथ रखती है तो उसे ऐसे लगता है जैसे उसने किसी के दिल के ऊपर हाथ रख दिया हो और वो दरवाजा किसी के दिल की तरह धड़कने लगता है। संजू इस बार अपना कान दरवाजे पर लगाती है और अपने दोस्तों को आवाज लगाती है, मगर रवि और शुभम का ध्यान इधर उधर था और वो नहीं सुनते हैं। संजू नहीं जानती थी कि दरवाजे के भीतर क्या था। चमचमाती हवेली के इस कमरे के पीछे उतना ही काला अंधेरा था और उस दरवाजे के ठीक पीछे कामिनी भी खड़ी होकर अपना कान लगाकर सुन रही थी। आजा लड़की, आजा। संजू इस बार दरवाजे के और करीब जाती है और दूसरी ओर खड़ी चुड़ैल कामिनी अपने नाखून बढ़ाकर दरवाजे के पार निकालने ही वाली थी कि अचानक गौरी वहां आकर संजू को वहां से हटाती है। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे इस दरवाजे पर किसी के दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। इस कमरे से दूर रहना, हम में से किसी को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं है। और गौरी उन सबको वहां से भेज देती है और जाते हुए उस दरवाजे को हाथ लगाते हुए जाती है। रवि, आखिर क्या होगा उस दरवाजे के पीछे? छोड़ना संजू, कल से फिल्म पर भी काम करना है। आजा, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। मेरा पिंक टॉप नहीं मिल रहा, लगता है अंजलि के कमरे में रह गया होगा। और रागिनी अंजलि के कमरे का दरवाजा खटखटाती है, मगर जब अंजलि दरवाजा नहीं खोलती है तो रागिनी खुद ही अंदर चली जाती है और जैसे ही वो पाँव रखती है उसे कुछ गीला गीला लगता है। रागिनी देखती है कि जमीन पर चारों ओर खून ही खून फैला था। रागिनी ये देखकर जोर से चिल्लाती है। तभी सूरज उस ओर से गुजर रहा था। वो रागिनी की चीख सुनकर उस तक आता है। क्या हुआ रागिनी, तुम चीखी क्यों? सूरज, वो खून। मगर जैसे ही सूरज जमीन पर देखता है तो वहाँ केवल पानी होता है। मगर ये इतना पानी आया कैसे? और तभी उन्हें बाथरूम से नल चलने की आवाज आती है जिसका दरवाजा अंदर से लॉक था। सूरज दरवाजा तोड़ देता है और दोनों देखते हैं अंजलि बाथ टब में डूब रही है और पानी बह रहा है। सूरज अंजलि को बाथ टब से निकालता है और कमरे में सुला देता है। हर चीज का इतना ध्यान रखने वाली लड़की ने आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की? इसको होश में आने में समय लगेगा, तभी पता चलेगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। सूरज और रागिनी अंजलि को सुलाकर चले जाते हैं। अंजलि के सिरहाने कोई उसका सिर सहला रहा था जो कि कामिनी चुड़ैल ही थी।
सो जा मेरी मुन्नी, रात हो गई। सो जा, वरना कामिनी काट खाएगी। अब कौन बनेगा मेरा शिकार? गौरी सबको खाना परोस रही थी। अच्छा गौरी, ये कामिनी कौन है? कामिनी का नाम सुनते ही गौरी के हाथ कांपने लगते हैं और उसके हाथ से बाउल गिर जाता है। तुम्हें किसने बताया? हम तो यहाँ उसी की कहानी जानने आए हैं। क्या तुम कुछ जानती हो? हाँ, यहाँ खनियारा में सालों पहले उसका प्रकोप था, मगर क्या? अब यहाँ कोई कामिनी नहीं है। और बेटिया, तू भी अब डरना बंद कर दे। माफ करना बच्चों, मेरी गौरी थोड़ी कमजोर दिल की है। अब यहाँ किसी भी चुड़ैल का प्रकोप नहीं है। सब अच्छा है। आप जैसे मेहमान मिलते रहेंगे तो हमें खाना भी मिलता रहेगा। मतलब? बाबा का मतलब है कि हम गरीबों को काम मिलता रहेगा। और सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। शुभम खनियारा में चल रही चीजों की वजह से डरा हुआ था ही, मगर शुभम की एक कमजोरी थी और वो थी जवान लड़कियों का चमकता हुस्न। और जब शुभम सोता है तो उसके कानों में छन छन की घुंघरुओं की आवाज आती है और एक बहुत मीठी आवाज उसे बुलाती है। शुभम, मैं आ गई तुम्हें खुश करने मेरे शुभम। और शुभम ये आवाज सुनकर जाग जाता है और देखता है कि कमरे में घूंघट किए पतली लचकती कमर के साथ इठलाते हुए एक लड़की आती है। तो आपने क्या सोचा था कि कामिनी कोई डरावनी सी भद्दी सी चुड़ैल है? पर नहीं, कामिनी के हुस्न के जाल से तो आज तक कोई नहीं बच पाया है। आप भी नहीं बच पाएंगे। आ जाओ मेरे लोगों, रात हो गई। आ जाओ मेरे पास, कामिनी तुम सबको प्यार करेगी। शुभम के सामने खड़ी हुस्न की मल्लिका शुभम को उसका दीवाना बना रही थी। कामिनी, मेरी जान, आ जाओ मेरे पास। ये बिस्तर ऐसी ही मल्लिका का इंतजार कर रहा था। और कामिनी शुभम के ऊपर बैठकर उसे प्यार करने लगती है। तभी आहिस्ता से उसके गले को पकड़कर पीछे की ओर घुमा देती है। शुभम की हल्की सी चीख निकलती है और वो मर जाता है, जो पास से गुजर रहे रवि को सुनाई देती है। और रवि शुभम के कमरे की ओर जाता है। ये कैसी आवाज है? और रवि शुभम के कमरे की ओर बढ़ रहा था। कामिनी उसके पाँव की आवाज सुनकर मुस्कुराती है और शुभम की छाती में अपना मुंह डालकर उसका खून ऐसे पीती है जैसे वो कोई जूस हो। शुभम, अबे यार, तूने सबको इतना डरा दिया है कि मुझे तेरे रूम से अजीब आवाजें आ रही हैं। रवि ये कहता हुआ शुभम के कमरे में घुसता है, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं होता। ये देख रवि वापस चला जाता है और रवि सीढ़ियों की ओर जाता है। आज तो यहाँ कोई भी नहीं है। क्यों ना उस बंद दरवाजे के पीछे का राज देख कर आऊं। और रवि उस कमरे के पास जाकर उसे खोलता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, छत पर लटकी कामिनी को पता चल जाता है और वो उछलकर जमीन पर आती है, जिससे शुभम की लाश भी जोर से गिरती है और कामिनी अपना पूरा शरीर उल्टा कर चारों हाथ पांव से चलते हुए जोर से चीखती है और हंसते हुए सीढ़ियां चढ़ने लग जाती है। कामिनी सीढ़ी चढ़ते हुए अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़ती है। आ जाओ सभी, आज तुम सबको कामिनी की इस हवस के पीछे का राज बताती हूँ। आ जाओ। रवि इन अजीब आवाजों को सुनकर जैसे ही पलटता है, कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और रवि फिर जरा सी रोशनी जलाता है। अरे, ये दरवाजा तो जाम हो गया है। मैं तो अब यहाँ फंस गया हूँ। रागिनी अंजलि के साथ हुई हरकत से परेशान अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी कि तभी सूरज भी वहाँ आ जाता है। रागिनी, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो। अंजलि ठीक हो जाएगी।
और सूरज रागिनी के हाथ पर हाथ रखता है। तभी रागिनी को कुछ धुंधला सा नजर आता है। रागिनी अचानक अपना हाथ हटा लेती है और वहाँ से चली जाती है। हाँ, अब इसे क्या हुआ है? और सूरज जैसे ही पलटता है अपने पीछे गौरी को खड़ा पाता है। झटके से गौरी का पाँव लड़खड़ा जाता है, जिससे सूरज उसको अपनी बाहों में ले लेता है। गौरी का रूप एकदम गांव की सुंदरी जैसा था। लचीला बदन, बड़ी बड़ी आंखें। सूरज खुद को गौरी का चेहरा सहलाने से नहीं रोक सका। जैसे ही सूरज का हाथ गौरी के चेहरे पर गया, गौरी शर्माकर खड़ी होती है और वहाँ से चली जाती है। ये जो मैंने अभी देखा उसमें मैं और सूरज थे, मगर ये कब की बात है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? रागिनी चलते हुए ऐसे सोच रही थी कि तभी रागिनी का हाथ कोई खींचकर उसे कोने में ले जाता है, जो कोई और नहीं वही भद्दी बुढ़िया ही थी। आओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ! रोक ले ये सब, अभी भी मौका है नंदिनी, वरना कयामत की रात अभी दूर नहीं है। उस दिन अगर उन दोनों का मिलन हो गया तो इस चुड़ैल की हवस की प्यास जन्मों जन्मों तक नहीं बुझेगी, और फिर न जाने ऐसे कितने ही मर्द उसकी हवस के आगे बलि चढ़ेंगे। रागिनी कुछ सोच पाती कि उससे पहले ही वो बुढ़िया अंधेरे में ही गायब हो गई। ये कहाँ गई? दरवाजा तो बंद है, तो ये गायब कैसे हो गई? होना हो चुड़ैल तो यही है। रवि टॉर्च लेकर कमरे के अंदर की चीजों को देख रहा था कि तभी उसके पीछे खड़ी कामिनी चुड़ैल हंसती है। रवि नहीं जानता था कि वो इस कमरे में अकेला नहीं है। कोई तो राज है इस हवेली का जो मामा भी नहीं जानते हैं। रवि टॉर्च लेकर दीवारों पर लगी तस्वीरों को देखता है, जिस पर ढेर सारी धूल जमा थी। रवि अपने हाथों से धूल साफ कर देखता है तो वो इस हवेली की ही तस्वीर थी, जिसमें एक हुस्न की मल्लिका खड़ी थी, जो कोई और नहीं वही कामिनी थी। रवि एक एक कर सारी तस्वीरें देखता है और फिर आखिरी तस्वीर से धूल साफ करता है। उस तस्वीर को देखते ही रवि के हाथ से टॉर्च गिर जाती है और उसकी तो आंखें एकदम से बाहर ही आ जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? संजू और सैम भी अपने अपने कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे। सैम, क्या तुझे यहाँ डर नहीं लग रहा? डरना क्या है यार, तू भी ऐसी बातें कर रही है जैसे 21वीं सदी में चल रही ये सारी चुड़ैल वुड़ैल की कहानियाँ सच हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि फिल्म वगैरह छोड़कर यहीं रहने आ जाऊँ। यहाँ तो नौकर भी है और सुंदर हीरोइन जैसी रिसेप्शनिस्ट भी है। तू नहीं सुधर सकता है। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं किचन से पानी लेकर आती हूँ। और संजू पानी लेने जाती है। संजू देखती है कि थोड़ी देर पहले तो वो हवेली जगमगा रही थी, मगर अब ऐसी डरावनी और अंधेरे भरी हो चुकी थी। यार सैम, तू भी आ जाना, ये तो किसी हॉरर फिल्म का सीन लग रहा है। अब मैं नहीं आ रहा, और आते हुए कुछ खाने का भी लेते आना। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, कामिनी चुड़ैल भाग जा तू। संजू पूरी किचन में देख लेती है, मगर उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता है। ये कैसी बात है, यहाँ तो एक बूंद भी पानी नहीं है। संजू किचन में लगे नल को खोलती है, पर उसमें पानी की जगह खून बह रहा था, जिसके छींटे संजू के चेहरे पर गिर गए थे। संजू घबराती हुई जैसे ही मुड़ती है, अपने पीछे लैंप लेकर खड़े बहादुर को देखती है। आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ लड़की, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो पानी, खून, नल में से खून। घबराते हुए और संजू जब नल की ओर इशारा करते हुए दिखाती है तो वहाँ तो पानी ही था। अचानक हवेली में फिर से वही रोशनी भी आ जाती है। ये कैसे हुआ? लगता है मैं अब पागल हो रही हूँ। पानी चाहिए? वो भंडार गृह में भरा हुआ रखा है, आओ मेरे साथ, मैं दे देता हूँ। और संजू सहमी सहमी सी बहादुर के साथ साथ जाते हुए भंडार घर के पास पहुँच जाती है। भंडार घर के बगल में एक बड़ा सा कांच लगा हुआ था। संजू यूं ही उस कांच में झांककर खुद को देखती है कि तभी उसको कांच में अपने पीछे खड़ी एक ऐसी चीज नजर आती है जिससे वो सारी कहानी समझ चुकी थी। इसका मतलब है कि ये हवेली सच में ही हॉन्टेड है। संजू के बगल में खड़ा बहादुर कांच के भीतर चमगादड़ के रूप में नजर आ रहा था। संजू अंदर से डर तो गई थी, मगर अनजान बनकर वहीं खड़ी रही। तभी बहादुर अपनी गर्दन पीछे घुमाकर बोलता है,
ये लो मेम साहब, यहाँ से जो चाहे ले लो। और संजू को भंडार घर के अंदर धक्का दे देता है, जिसमें अंधेरा ही अंधेरा था। बहादुर दरवाजा बाहर से बंद कर हंसता हुआ वहां से चला जाता है। संजू कमरे की रोशनी जलाती है और जैसे ही वो कमरे में देखती है, उसके चारों ओर लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। अब संजू समझ चुकी थी कि यहाँ आकर उन सब ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। दरवाजा खोलो, खोलो कोई, सैम मुझे बचा लो, सैम मैं मरना नहीं चाहती। तभी कोने में पड़ा रोहन का हाथ रेंगता हुआ संजू की ओर बढ़ने लगता है और दूसरी ओर रोहन का कटा हुआ सर जोर जोर से हंस रहा था। तो कामनी ने तो अपने जाल में लड़की को भी फंसा लिया। ही हा 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 हा। कोई भी नहीं बचेगा कामनी के प्रकोप से। सब मरेंगे हमारी ही तरह। हा 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 हा। तभी संजू के कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है। संजू पलटकर देखती है तो वो शुभम की लाश थी, जो अब बाकी की जैसी ही हो चुकी थी। शुभम का आधा चेहरा सड़ चुका था। वो संजू की ओर देखकर मुस्कुराता है। हमारी भूतिया फैमिली में तुम्हारा भी वेलकम संजू। और सारी लाशें एक साथ आकर संजू पर हमला कर देती हैं। रवि उस तस्वीर में देखता है कि कामिनी के साथ खड़े दो लोग में एक सूरज और दूसरी लड़की रागिनी थी। तस्वीर पूरी 100 साल पुरानी थी, जिसमें नीचे लिखे नाम कामिनी, कुंवर जय और नंदिनी लिखा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? मतलब हम लोग यहाँ आए नहीं है, यहाँ लाए गए हैं। ये कहानी यहीं से शुरू हुई थी। कामिनी पीछे खड़ी मुस्कुराते हुए अपनी नजरों से इशारा करके सामने रखी किताबों में से एक किताब रवि के सामने गिरा देती है। रवि किताब उठाता है और नाम पढ़ता है। हवेली का राज। इसका मतलब इस किताब से पक्का मुझे बहुत कुछ पता चल जाएगा। रवि वहीं बैठकर किताब पढ़ने लग जाता है और किताब खोलते ही रवि की आंखों के सामने सारी कहानी चलने लग जाती है। ये संजू की बच्ची पानी लेने गई है कि कुआं खोदने गई है? मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। लगता है अब खुद ही जाना पड़ेगा। और सैम जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ता है, दरवाजे पर खटखट होती है। सैम दरवाजा खोलता है तो सामने संजू खड़ी थी, जो मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ बर्तन से ढकी एक ट्रे रखी हुई थी। ये लो सैम। तो क्या संजू उन दरिंदों के बीच से बचकर आ गई और अब बारी सैम की है? जानने के लिए देखिए कामिनी का अगला भाग, हवेली के सारे राज खोलते हुए, SSG एनिमेशन हिंदी पर। ला 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 ला। ला 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 ला। क्यों? आप सब भी फंस गए ना कामिनी के हुस्न के जाल में? आओ मेरे पास, डरो नहीं, मेरा हाथ पकड़ो। मैं आप सबको बहुत प्यार करूंगी और फिर एक एक करके सबका खून पी जाऊंगी। कहानी शुरू हुई। लो सैम, तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ यार, भूख तो जोर की लगी है। और संजू वो ट्रे लेकर अंदर आ जाती है और सैम को देते हुए खुद बिस्तर पर बैठ जाती है। सैम जैसे ही ट्रे खोलता है तो देखता है उसके अंदर तो संजू का ही कटा हुआ सिर रखा था, जो उसे देखकर जोर से हंसती है। सैम डरते हुए सामने देखता है तो संजू तो बेड पर बैठी थी। तो फिर वो क्या था? सैम डर कर भागने लगता है कि तभी कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और बेड पर बैठी संजू भी जोर से हंसती है। तभी ट्रे में रखा संजू का सिर हवा में उड़ता हुआ बेड पर बैठी संजू के पास जाता है और वो उसके बालों को हाथ से पकड़ लेती है। अब संजू की मुंडी दूसरी संजू के ही हाथ में थी। संजू की डरावनी हंसी पूरी हवेली में गूंज रही थी। तभी वो मुंडी को दोनों हाथों से पकड़कर खाने लग जाती है।
इंसान का जूस कितना स्वादिष्ट होता है। और देखते ही देखते संजू उसी चमगादड़ के विशाल शरीर में बदल जाती है और चमगादड़ सैम को भी अपने पंखों से मार मार कर घायल कर देता है। तो इस किताब में मुझे इस हवेली के सभी राज पता चल ही जाएंगे। तो कामिनी की कहानी आज से 100 साल पहले शुरू हुई। हवेली के आलीशान कमरे में बैठी एक लड़की पर्दे की आड़ में सज रही थी। उसके आसपास खड़ी नौकरानियां उसे गहनों से सजा रही थी। तभी कमरे में एक और नौकरानी आती है। कुंवर साहब आ गए। क्या कहा? वो आ गए? तभी वो सामने रखा सामान इधर उधर फेंक कर गुस्सा करती है। तुम सब इतना धीमे काम क्यों कर रही हो? कुंवर आएंगे और मुझे तैयार नहीं देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मुझे और अधिक सुंदर लगना है। बड़ी मालकिन, पर वो अकेले नहीं हैं। ये सुनते ही वो अपनी जगह से उठती है और पर्दे से बाहर आती है, जो कि कामिनी ही होती है। बड़ी मालकिन, कुंवर साहब किसी लड़की के साथ आए हैं। कामिनी ये सुनकर खुद पर काबू नहीं कर पाई और भागकर नीचे आ गई। कामिनी का पति कुंवर जय कामिनी की ओर देखकर मुस्कुराया। कामिनी, ये नंदिनी है। इस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। इतनी बड़ी हवेली में यूं ही रह लेगी। कामिनी नंदिनी की ओर देखती है। हाँ, इतनी साधारण सी लड़की, इससे ज्यादा तो मेरे नौकरानियों के पास जेवर है। जाओ, इस नंदिनी को भी एक कमरा दे दो रहने के लिए। और नंदिनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कामिनी कुंवर जय की ओर देखकर कामुक सी हंसी हंसती है। कुंवर साहब आइए, मैं कब से तड़प रही थी आपसे मिलने को। कितने दिन आपके बिना मुझे अकेले रहना पड़ा। और कामिनी कुंवर का हाथ पकड़कर उसको बेडरूम में ले जाती है और दोनों बिस्तर के अंदर चले जाते हैं और प्यार करते हैं। तभी जय को अचानक कामिनी के चेहरे में नंदिनी का चेहरा नजर आता है और वो बीच में उठकर चला जाता है। क्या हुआ जय? आप ऐसे क्यों जा रहे हैं? अभी मेरी भूख शांत नहीं हुई है। पर जय पलटकर कामिनी की ओर देखता भी नहीं है। इस बात से कामिनी का ईगो पूरी तरह हर्ट हो जाता है। कुंवर, या तो आप मुझे प्यार करो, वरना मैं कहीं और मेरी भूख शांत करूंगी। मगर जय नंदिनी के बारे में ही सोचता हुआ वहाँ से चला गया। अब कामिनी का शरीर रोज प्यार के लिए तड़पने लगा और धीरे धीरे जय कामिनी से दूर होता चला गया। एक दिन कामिनी दो नौकरानियों को आपस में बात करते हुए सुन लेती है। आजकल कुंवर हमेशा ही नंदिनी के कमरे में ही रहते हैं। हाँ, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि बहुत जल्द नंदिनी हमारी छोटी मालकिन बन जाएगी। कामिनी ये बातें सुनकर जल भुनकर राख हो गई। जय आज फिर से नंदिनी के साथ बैठा हुआ था। तभी बाहर जोरदार बिजली कड़कती है और नंदिनी डरते हुए जय के सीने से लग जाती है। जय नंदिनी को बाहों में जकड़ता हुआ बिस्तर तक लाता है। नंदिनी, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ। और दोनों का मिलन हो जाता है। तभी कामिनी दोनों को ऐसे बिस्तर में एक साथ देख लेती है और वो दिन इस हवेली का श्राप बन जाता है। कामिनी क्रोध में भरकर वापस आती है और कमरे में जोर जोर से चीखते हुए, सामान इधर से उधर फेंकते हुए अपने कपड़े फाड़ने लग जाती है। तूने ये ठीक नहीं किया जय, तूने मेरे अंदर के शैतान को जगाया है। अब देखना मैं क्या करती हूँ। तभी कामिनी जोरदार ताली बजाती है और महल के सभी नौकरों को अपने कक्ष में बुलाती है। उनमें से एक गौरव नाम का नौकर था जो अक्सर कामिनी को छिपकर देखता था और फिर वो कामिनी से बेहद मोहब्बत करने लग गया था। मगर था तो वो केवल एक नौकर, इस वजह से कभी कुछ नहीं बोल सका। गौरव भी उन्हीं लड़कों में शामिल था। कुंवर जय, देखना अब ये तेरे वंश का सर्वनाश होगा। कामिनी के बिखरे बाल और गुस्से से भरी आंखें उसे डरावना बना रही थी। ए लड़के, तुम अभी अपने कपड़े उतारो। नौकर डरते हुए अपने कपड़े उतार देता है और कामिनी उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए उसका हाथ थामकर कमरे में बने उस गुप्त तहखाने के अंदर उसे ले जाती है और वहाँ की बत्ती जलाती है, जहाँ नीचे चारों ओर शैतानी चीजों के बीच में एक लाल रंग की सेज सजी थी जिस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ महक रही। इस बिस्तर पर लेट जाओ और मुझे प्यार करो।
और नौकर ऐसा ही करता है। उसके बाद तभी अचानक कामिनी एक खंजर उठाकर उसके सीने में जोर से मारने लगती है। तुम मेरी भूख शांत नहीं कर पाए, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। और कामिनी एक एक कर और भी नौकरों के साथ ऐसा ही करती है। उस दिन गौरव की बारी नहीं आती है और सब वापस चले जाते हैं। ना ही बाकी नौकर ये जानते थे कि आखिर नीचे क्या हो रहा है। अगले दिन अचानक से हवेली में से इतने लड़कों के गायब होने तक कुंवर को शक हो जाता है और वो हवेली पर कड़ी नजर रखने लगता है। अब जय कामिनी से दूर और नंदिनी के नजदीक आ चुका था और एक दिन उसने नंदिनी से शादी कर उसे हवेली की छोटी मालकिन भी बना ही दिया। ये देख कामिनी फिर से शैतान के पास गई। उस नंदिनी की वजह से अब जय कभी मेरे पास नहीं आएगा। कामिनी, तुम्हें और लड़कों को अपने हवस की बलि चढ़ाना होगा। उसके बाद उनके रक्त से नहाकर तुम में और कामुक शक्ति आएगी, जिससे तुम जय और नंदिनी को हमेशा के लिए अलग कर सकोगी। और कामिनी अब अपने अगले शिकार पर निकलती है। बहुत सुंदर सी तैयार होकर बाकी नौकरों को अपने कमरे में बुलाकर वैसा ही करती है। वो एक एक कर सब लड़कों के साथ प्यार कर उन्हें मारती जाती है। अब बारी गौरव की थी। कामिनी बाहर आकर कमरे में गौरव के करीब जाती है। कामिनी का हुस्न देखकर गौरव उसके पीछे पीछे चला जाता है और कामिनी उसी तरह गौरव से भी प्यार करने लगती है। मगर कयामत की बात तो तब थी कि गौरव के प्यार से इस बार कामिनी की प्यास शांत हो गई थी। ये कैसे हुआ? कामिनी ने इसी खंजर को उठा लिया था। तभी गौरव कामिनी को सहलाता है और कहता है, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ कामिनी। क्या तुम उम्र भर मुझसे यूं ही प्यार करोगी? मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूँगा। कुंवर जय और नंदिनी कामिनी का पीछा करते हुए उसी तहखाने में पहुंच जाते हैं। जय देखता है कि कामिनी किसी लड़के के ऊपर बैठी हुई है और आसपास लाशों का ढेर लगा हुआ था। तभी जय पीछे से आकर कामिनी के बालों को पकड़कर खींचता है और घबराकर कामिनी गौरव के ही सीने में खंजर घुसा देती है। कामिनी को जिंदगी में पहली बार खुशी हुई थी, मगर वो अपने हाथों से ही गौरव को मार चुकी थी। ये देख कामिनी जोर जोर से रोते हुए गौरव के सीने पर सिर पटकती है, जिससे उसके खून लग जाता है। जय अब कामिनी को बालों से घसीटता हुआ वहाँ से उठाता है। मैं नहीं जानता था कि तुम एक चुड़ैल हो। अपनी हवस की आग में तुम इतनी आगे बढ़ चुकी हो कि उस आग में तुमने न जाने कितने ही मासूमों की जान ले ली है, पर अब और नहीं। और जय और नंदिनी कामिनी को सजा देने के लिए वहीं जिंदा जला देते हैं। नहीं, मैं वापस जरूर लौट कर आऊंगी और फिर से शुरू होगा कामिनी का खेल। नंदिनी डरते हुए जय के गले लगती है और दोनों कामिनी को जलता हुआ छोड़ तहखाने को बंद कर बाहर आ जाते हैं। अब से यहाँ बस हम दोनों ही रहेंगे। और नंदिनी और जय दोनों आराम से रहने लगते हैं। मगर कुछ दिन बाद ही रात में सबके सोने के बाद अक्सर हवेली में घुंघरू की आवाजें गूंजती थी। एक दिन नंदिनी के सोने के बाद जय के कानों में एक आवाज आई, जय उठो, जय आ जाओ प्यार करें। जय आवाज सुनकर आंखें खोलता है तो उसके ठीक सामने कामिनी का जला हुआ चेहरा था। कामिनी उछलकर तुरंत जय के ऊपर बैठ जाती है, जिससे नंदिनी की भी आंखें खुल जाती हैं। कामिनी? कामिनी नंदिनी को घूर कर देखती है। अब अगले एपिसोड में मिलना मुझसे नंदिनी। तब तक के लिए मुझे प्यार करो जय। देखते रहिए कामिनी के हुस्न की डरावनी दास्तान केवल SSG एनिमेशन हिंदी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज सारे रात से पर्दा उठ जाएगा। क्या लगा था तुम सबको कि मैं चुड़ैल हूँ? चुड़ैल तो यही थी तुम्हारे सामने ही, अपनी अदाओं से सबको रिझा रही थी। तुम भी तो पागल हो गए थे उसके हुस्न को देखकर, है ना? रवि पूरी किताब पढ़ने के बाद उसमें लगी तस्वीर देखता है
इसका मतलब है कि इस जन्म में सूरज ही कुंवर जय है और कामनी और कोई नहीं बल्कि रागिनी ही थी। तो हम जब से आए हैं उन सभी घटनाओं के पीछे रागिनी का हाथ है। मुझे अभी सूरज को चेतावनी देनी होगी। और रवि जैसे ही बाहर जाने लगता है तभी कमरे का दरवाजा धम से बंद हो जाता है और रवि की आंखों के आगे कुछ चित्र चलने लगते हैं जिन्हें देखकर वो चौंक उठता है। रागिनी हवेली में भटकते हुए एक कमरे में पहुंचती है जहां बहुत सारे गहने और कपड़े रखे थे। रागिनी उन कपड़ों और गहनों को छूती है और जोर जोर से हंसती है। रागिनी की हंसी पूरी हवेली में गूंजने लगती है। ये सब कमरे के बाहर खड़ा होकर सूरज देख रहा था। ये रागिनी इतनी अजीब क्यों लग रही है? सूरज ये सोच ही रहा था कि तभी गौरी पीछे से आकर सूरज का हाथ खींचकर उसे वहाँ से ले जाती है। सूरज, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। पर कहाँ? इन सब बातों का अभी टाइम नहीं है। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। कौन नहीं छोड़ेगी? कामिनी। और सूरज गौरी के साथ वहाँ से चला जाता है। कितनी सुंदर है ये जगह। जरूर ये यहाँ की मालकिन की होगी, तभी तो इतने सारे जेवर और साड़ियाँ हैं। तभी रागिनी की नजर सामने लगी एक गंदी तस्वीर पर पड़ती है और वो उस ओर जाती है और अपने हाथ से तस्वीर पर से मिट्टी हटाती है। अंजलि अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। बेहोशी के कारण वो बेचारी तो जानती भी नहीं थी कि उसके दोस्तों के साथ कामिनी ने क्या क्या किया था। तभी अंजलि के कानों में कुछ खुसफुस की आवाज आती है। आवाज के कारण अंजलि की आंखें तुरंत खुल जाती हैं और अंजलि अपने दोनों हाथ अपनी गर्दन की ओर ले जाती है और उसे पीछे की तरफ मोड़कर तोड़ देती है। अंजलि ने अपनी ही जान ले ली थी। उसकी लाश बेड पर पड़ी हुई थी जिसकी मुंडी पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। अचानक अंजलि के हाथ छटपटाते हैं और वो जोर से खड़ी होती है। अंजलि की मुंडी फिर से सीधी होती है और वो जोर से हंसने लगती है। जाओ लड़की, जाओ, जाकर उसे खत्म कर दो। जल्दी करो, ये काम तुम्हें करना ही होगा। और अंजलि अपने हाथ में एक पैना खंजर लेकर बाहर आती है। शाबाश, तुम ये कर सकती हो। और अंजलि खंजर अपने पीछे छिपाकर रागिनी के पास जाती है। रागिनी, मैं आ गई। अरे अंजलि, तुम्हें होश आ गया? और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? अब तुम्हें जाना होगा रागिनी। जाना होगा? मगर कहाँ? और अंजलि बिना कुछ बोले ही रागिनी पर जोरदार हमला करती है। तभी रागिनी का हाथ पकड़कर कोई उसे साइड कर देता है और अंजलि दूर जाकर गिरती है। इससे पहले कि अंजलि खड़ी होती, रागिनी कमरे से बाहर आकर उसे अंदर ही बंद कर देती है। खोलो, खोलो, मुझे हुक्म पूरा करना है। तुम्हारा मरना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मगर मुझे वहाँ से किसने बचाया? रागिनी देखती है कि उसके पीछे वही बुढ़िया खड़ी हुई है। रागिनी उसे देखकर चौंक जाती है। तभी रवि भी रागिनी को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। तुम तो वही चुड़ैल हो ना? तुमने ये अंजलि को क्या कर दिया? तुम आखिर हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। रागिनी बुढ़िया पर वार करते हुए चीखने लगती है। तभी रवि रागिनी को रोकता है। अपने आप को संभालो रागिनी, ये चुड़ैल नहीं है। रागिनी ये सुनकर शांत हो जाती है। आखिर ये चुड़ैल नहीं है तो फिर कौन है? मैं एक अभागन माँ हूँ जिसकी आत्मा यहाँ सालों से भटक रही है। और बुढ़िया गायब होकर रागिनी और रवि को पुराने वक्त में ले जाती है जहाँ कामिनी और बुढ़िया दोनों खड़ी थी। कामिनी, तू जो ये सब कर रही है ठीक नहीं कर रही है। माँ, तुम बीच में मत आओ, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं कुंवर सा को तेरी सच्चाई बता दूंगी कि तू कैसे जवान मर्दों की बलि चढ़ाकर अपने हुस्न की चमक बढ़ा रही है। माँ, मेरे रास्ते में अगर कोई भी आया तो मैं उसे हटा दूंगी, भले ही वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। और कामिनी सामने पड़ा खंजर अपनी ही माँ के सीने में उतार देती है और कामिनी की माँ तड़प तड़प कर मर जाती है।
इसका मतलब तुम एक आत्मा है? हाँ, जो सालों से भटक रही है ताकि वो लोगों को अपनी बेटी के जाल से बचा सके। मैंने तुम सबको भी रोकने की कोशिश की थी मगर तुम नहीं माने। रागिनी, सूरज कहाँ है? रागिनी सब जानकर सदमे में थी। पर तुम्हें तो यहाँ आना ही था क्योंकि आखिर तुम ही कामिनी को रोक सकती हो नंदिनी। और बुढ़िया के नंदिनी कहते ही रागिनी को अब सारे धुंधले चित्र साफ दिखाई देने लग गए। उसे याद आ गया कि वही पिछले जन्म में जय की दूसरी पत्नी नंदिनी थी। हाँ रागिनी, तुम ही नंदिनी हो। पहले मुझे हवेली में होने वाली घटनाओं की वजह से लगा था कि तुम ही वो चुड़ैल कामिनी हो, पर ऐसा नहीं है। कामिनी तो कौन है? कामिनी बताओ रवि, कौन है? गौरी ही कामिनी चुड़ैल है। बुढ़िया के ऐसे बोलते ही चमगादड़ पीछे से उड़ता हुआ बुढ़िया को दबोच लेता है। बच्चों, तुम जाकर कुंवरसा को बचाओ, इसे मैं देख लूंगी। और रवि और रागिनी गौरी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर बुढ़िया चमगादड़ को खत्म कर खुद भी गायब हो जाती है। आखिर कहाँ ले गई होगी वो सूरज को? रागिनी, मैं जानता हूँ वो कहाँ गई होगी। चलो मेरे। गौरी सूरज को लेकर उसी तहखाने के भीतर चली जाती है और उसे पहनने को जय के कपड़े देती है। सूरज कपड़े बदल लेता है। ये कैसी अजीब जगह है गौरी, और हम यहाँ क्यों आए हैं? कुछ मत बोलो, अब समय आ गया है मेरे जिस्म के आग को बाहर निकलने का। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो गौरी? और गौरी जोर जोर से हंसते हुए भयानक कामिनी में बदल जाती है और सूरज को धक्का देकर बिस्तर पर लेट जाती है। ये क्या बला है? बचाओ मुझे। तभी कामिनी उछलकर सूरज पर आकर बैठ जाती है और उसे पागलों की तरह चूमने लगती है। जय, प्यार करो मुझे, मैं सालों से तुम्हारे प्यार के लिए तरस गई थी, मुझे प्यार करो जय। मगर सूरज एकदम ही घबरा चुका था कि अचानक तहखाने का दरवाजा खुलता है और रागिनी और रवि भी अंदर आ जाते हैं। सूरज, तुम ठीक तो हो? आ गई चुड़ैल फिर से मेरा प्यार छीनने के लिए। और कामिनी रागिनी की ओर मुंह से आग उगलती है, मगर रवि रागिनी के सामने आकर वो वार अपने ऊपर ले लेता है। नहीं रवि, ये तुमने क्या किया? मगर रवि को कुछ भी नहीं होता है और वो कामिनी के पास जाने लगता है। तभी रागिनी उसका हाथ पकड़ लेती है। ये तुम क्या करने जा रहे हो रवि? पर एक मिनट, सूरज यहाँ है, ये राज तुम्हें कैसे पता था? तुम्हें सारी कहानी कैसे पता थी? रवि मुड़कर रागिनी की ओर मुस्कुरा कर देखता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा दोस्तों। और रवि कामिनी के पास जाता है। कामिनी अब पहले से ज्यादा भयानक रूप में आ गई थी। कामिनी ने हाथ में खंजर लिया और सूरज पर हमला करने लगी, मगर तभी रवि आकर कामिनी को रोक देता है। मुझे बलि चाहिए, इस बलि के बाद मेरी हवस की प्यास हमेशा के लिए बुझ जाएगी। ये भूख मुझे जला रही है, छोड़ दे मुझे लड़के, इस बार मुझे मेरे प्यार से कोई जुदा नहीं कर सकता है, छोड़ मुझे। रवि कामिनी को गले से लगा लेता है और सूरज उठकर रागिनी के पास आकर खड़ा हो जाता है। कामिनी, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मुझे ध्यान से देखो, मैं ही हूँ तुम्हारा प्यार जो तुम्हें पूरा कर सकता हूँ। कामिनी रवि की ओर देखती है। गौरव, तुम लौट आए। और कामिनी भी गौरव से लिपट जाती है और चाकू उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। रवि रागिनी और सूरज की ओर देखकर मुस्कुराता है। रवि एल्बम में कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। एल्बम में एक तस्वीर लगी थी जिसमें कामिनी के पीछे खड़ा एक लड़का चुपके से उसे देख रहा था, जो कि कोई और नहीं गौरव ही था। और रवि ही गौरव का पुनर्जन्म था। इसका मतलब कामिनी आज तक कुंवर जय की तलाश में मर्दों के साथ प्यार नहीं कर रही थी, वो अपने गौरव को तलाश रही थी। मुझे भी सूरज और रागिनी के पास जाना होगा। तभी दरवाजे पर खटखट होती है और दरवाजा धड़ाम कर खुलता है। सामने खड़ी अंजलि के हाथों में चाकू था और वो रवि के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए उसे वहीं मार देती है। कामिनी की तलाश उसके गौरव के वापस मिलने से पूरी हो गई थी। रवि और कामिनी बिस्तर पर लेट जाते हैं और जी भरकर प्यार करते हैं। इस बार कामिनी रवि यानी अपने गौरव के मिलने से बहुत खुश थी। कामिनी, तुम सच में बहुत सुंदर हो। कुछ मत बोलो,
बस मुझे प्यार करते रहो। तभी वहाँ एक तेज रोशनी आती है जो कामिनी और रवि को साथ ले जाती है। रागिनी और सूरज भी हाथ पकड़े हुए हवेली के बाहर आते हैं और मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ सबकी आत्माएं दिखाई देती हैं जो उन्हें अलविदा कह रही थी। कामिनी और रवि के मिलन के बाद अब सूरज और रागिनी भी एक हो चुके थे और दोनों शहर लौट गए। अब उस हवेली से कामिनी चुड़ैल का साथ